नमस्कार दोस्तों, मैं तपन कुमार झा आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं हमारे आज की वीडियो में, जिसमें बात करने वाला हूं इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि पिछले कुछ सालों से आपने देखा होगा कि आपका डेटा लीक जो है ना, डेटा ब्रीच के ऊपर काफी सारी न्यूज़ेस आ रही है और काफी सारे लोग जो है ना वो ये इस चीज के ऊपर आ रहे हैं कि भाई हमारा डेटा लीक हो चुका है, कंपनीज कुछ कर क्यों नहीं रही है। तो गाइस बता दूं मैं आपको कि ना ऐसा ही एक प्रोटेक्शन बिल जो है ना, जो बेसिकली पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन के ऊपर एक है ना गवर्नमेंट ने एक बिल लेकर आई है जो पिछले साल रिलीज हुआ था। आज मैं थोड़ा सा लेट वीडियो बना रहा हूँ, रीजन है इसके ऊपर कि आपको समझ में आना चाहिए ये बिल बेसिकली करता क्या है और ये कैसे ये वर्क करता है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। और इसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब कर लीजिए, सिर्फ शानदार कंटेंट के लिए। उसके अलावा जिसको 1-to-1 कोर्स करना हमारे साथ में, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे कि एक बार आप ऊपर दिए गए फॉर्म को भी जाके भर सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या है इस डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल के अंदर और कैसे ये काम करता है और आपको अपने राइट्स जो है कैसे दिलाएगा। इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें अपन, उससे पहले एक चीज अपन पहले प्रैक्टिकली चेक कर लेते हैं कि भाई क्या कहाँ पे हम जाके चेक कर सकते हैं अगर हमारा डेटा वगैरह लीक हो रहा है। तो दिखाता हूँ मैं आपको। पहले हम जाते हैं हमारी स्लाइड्स के ऊपर। पहले मैं अपना पीपीटी ओपन करने से पहले साइट ओपन कर देता हूँ। यहाँ पे एक वेबसाइट है हैव आई बीन पॉन्ड, तो इसके अंदर आप जाके अपना ईमेल आईडी डालेंगे तो आप चेक कर सकते हैं क्या ये आपका जो ईमेल आईडी है ना बेसिकली कहीं किसी ना किसी डेटा ब्रीचेस के अंदर था या नहीं था। ठीक है ना, तो यहाँ पे अपना ईमेल डाल सकते हैं। इवन अगर आपका कोई पासवर्ड है तो आप यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ डालता हूँ एक बार test@123, और जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इसने दिखाया कि ये कुछ अप्रोक्सीमेटली 14,702 टाइम्स यूज करा गया है पासवर्ड। ठीक है ना, और अगर मैं इसको चेक करना चाहूँ आप इस वेबसाइट का कर सकते हैं यूज। अवस्थ की वेबसाइट है जो बेसिकली बताती है आपको कि ना यहाँ पे आप ईमेल डालेंगे तो फिर आपको क्या पता चलेगा, बताऊंगा। पहले अपन समझते हैं प्रोटेक्शन बिल को और फिर लास्ट में समझाऊंगा। ये बहुत बढ़िया इसका ना आउटपुट निकलता है। ठीक है, तो पहले अपन बात कर लेते हैं कि भाई हमारा प्रोटेक्शन बिल क्या है और ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ दे रखा है कि ना आपका, एक सेकेंड में यहाँ पे लेता हूँ। ठीक है, तो जैसे ये दे रखा है कि ना द राइज ऑफ अ डिजिटल बैंकिंग, जैसे डिजिटल बैंकिंग का राइज हो रहा है एंड हैज एवोल्यूशनाइज्ड how we manage our finance. The bank collects vast amount of personal data to offer personalized services, access loan eligibility and prevent frauds. तो देखा है कि ना भाई जो बैंक से बेसिकली वो काफी सारा, मतलब एक अगर आप कहीं पे भी कुछ बैंक में अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो वो इतना डेटा आपसे कलेक्ट करते हैं, शायद उसमें से काफी कुछ जरूरत का भी नहीं होगा पर तब भी वो काफी सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं ताकि उनके फर्दर आगे यूज आ सके। ताकि अगर आपका लोन प्रोसेस करना है, उसकी एलिजिबिलिटी चेक करनी है, आपको कोई सर्विसेज ऑफर करनी है, तो उन सब चीज़ों के लिए वो सब चीज़ें यूज आ सकती है। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में क्या होता है कि जैसे ही मान लो कि ना बैंक ने आपसे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ले ली, ठीक है ना, अब हो सकता है कि उसमें कुछ काम का है या नहीं है और डेटा लीक होता है, तो उस कंडीशन में आप बड़े ट्रबल में आते हैं कि भाई मेरा डेटा जो है वो पूरा पूरा बैंक ने लीक कर दिया। तो उस कंडीशन में हमारा ये जो हमारा डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये काफ़ी काम आता है। कैसे काम आता है आगे समझते हैं। हाउएवर दिस डेटा कलेक्शन रेज कंसर्न अबाउट प्राइवेसी एंड पोटेंशियल फॉर मिसयूज। तो ये जो डेटा आपसे लिया जा रहा है इसके ऊपर सबसे बड़ा कंसर्न क्या होता है कि भाई आपका डेटा का प्राइवेसी का क्या है, मतलब कि बैंक्स कौन कौन से मेजर्स अपना रही है, कौन से काउंटर मेजर्स अपना रही है जिसकी वजह से वो अपने डेटा को सिक्योर कर पा रही है, या फिर हमारे डेटा की प्राइवेसी कैसे मेंटेन होगी, या फिर अगर कोई हमारा इसका कोई मिसयूज करता है तो उससे कैसे बचा जाएगा। तो ये सब चीजें जो है ना ये डेटा कलेक्शन टाइम में बहुत बड़ा एक कंसर्न होता है किसी भी एंड यूजर का। ठीक है, तो देखा है डेटा ब्रीचेस आर एन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कैन हैव अ सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस फॉर इंडिविजुअल। मतलब एक इंडिविजुअल के लिए अगर आपका डेटा इंटरनेट पर रखा हुआ है, भाई आपका यूजर नेम पासवर्ड इंटरनेट पर फैल रहा है, तो उस कंडीशन में, या फिर अगर आपके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जैसे मान लो कि आपके बैंक रिकॉर्ड्स के ऊपर किसी यूजर ने अनऑथराइज एक्सेस कर लिया, तो ये एक इंडिविजुअल के लिए बहुत बड़ा एक है ना इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये इन्फॉर्मेशन की, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसके उसके डॉक्यूमेंट्स जो हैं बेसिकली बैंक्स में स्टोर है, या फिर मान लो कि उससे उसके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स जो हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है उसके लिए। द नीड ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव डेटा प्रोटेक्शन लॉ इन इंडिया बिकम इंक्रीजिंगली एविडेंट। तो उसके बाद गवर्नमेंट को समझ में आया कि नहीं भाई यार ये डेटा प्रोटेक्शन के ऊपर कुछ ना कुछ लेकर आना पड़ेगा। इससे पहले और भी नियम कानून है, जीडीपीआर वगैरह, अगर आपको नहीं पता तो मैं आप बोलोगे तो मैं वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर, वो है ऑलरेडी, पर इंडिया के पास अपना खुद का कुछ नहीं था। तो उस कंडीशन में फिर जो लॉन्च हुआ वो था हमारा डीपीडीपीए। ठीक है ना, डीपीडीपीए बेसिकली क्या है, हमारा डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है। ठीक है ना, ये बेसिकली आपका लैंडमार्क लेजिस्लेशन फॉर द, मतलब ये बेसिकली आपके पर्सनल डेटा को सिक्योर करने के लिए
इंडियन गवर्नमेंट ने अगस्त 2023 के अंदर इसको लॉन्च करा गया था। इसका मेन एम क्या था कि भाई सबसे बढ़िया बैलेंस क्रिएट करना, ठीक है, इंडिविजुअल राइट्स टू प्राइवेसी, बिजनेस की नीड को देखते हुए और इंडिविजुअल की प्राइवेसी को ही मेंटेन करे। अब जैसे मान लो कि अगर बैंक सारी इंफॉर्मेशन को कस्टमर रिलेटेड अगर हटाना ही शुरू कर देगी तो बैंक अपना बिजनेस कैसे चलाएगी? बेसिकली अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं किसी यूजर की, तो आप उसको सर्विसेज ऑफर क्या करोगे? तो इसके लिए उनके पास इंफॉर्मेशन होना भी रिक्वायर्ड है, और एट द सेम टाइम एक यूजर की प्राइवेसी मेंटेन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज का एक राइट बैलेंस इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया हमारे इस डेटा प्रोटेक्शन बिल के अंदर, और अगस्त 2023 के अंदर उन्होंने ये लॉन्च करा। अब इसके अंदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो यूजर को अपने डेटा के ऊपर काफी सारे राइट्स दिए गए थे। आइए बात करते हैं उनके राइट्स के बारे में। अगर आप डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन के साथ में जाते हैं और बैंक को अगर आप बोलते हैं कि मेरा आप इंफॉर्मेशन इरेज करें, तो बैंक को इरेज करना पड़ता है। ऐसे काफी सारे जो राइट्स हैं वो पहले नहीं थे, अब दिए गए। तो बात करें यहाँ पे DPDPA एम्पावर्स इंडिविजुअल विद ग्रेटर कंट्रोल ऑन ओवर देयर पर्सनल डेटा हेल्ड बाय बैंक्स। तो बैंक्स के पास आपका जो इंफॉर्मेशन है ना, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा राइट दिया है DPDPA के अंदर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? राइट टू एक्सेस, तो आप ये जानकारी ले सकते हैं। देखो यहाँ क्या दे रखा है, इंडिविजुअल कैन रिक्वेस्ट डिटेल अबाउट द डेटा ऑफ बैंक होल्ड्स ऑन देम। तो भाई आपका क्या क्या इंफॉर्मेशन बैंक के पास है, आप उनसे जाके ये पूछ सकते हैं। अब ये आपके राइट है, ठीक है ना। एंड द पर्पस ऑफ प्रोसेसिंग इट, और वो ये जो मेरी इंफॉर्मेशन जो बैंक ने कलेक्ट करी है, इसका पर्पस क्या है प्रोसेस करने का, ये भी आप उनसे पूछ सकते हैं। जैसे मान लो कि फॉर इंस्टेंस अ कस्टमर कैन रिक्वेस्ट अ कॉपी ऑफ देयर क्रेडिट रिपोर्ट इंफॉर्मेशन मेंटेन बाय द बैंक। तो भाई जो हर बैंक होती है वो अपने कस्टमर की क्रेडिट रिपोर्ट मेंटेन करती है, तो कस्टमर जाके बैंक में अपनी वो रिपोर्ट को भी अब इसमें मांग सकता है। तो ये बेसिकली राइट जो है आपको दे दिया गया था, जो पहले नहीं था। उसके अलावा राइट टू रेक्टिफिकेशन, यहाँ पे ये बहुत बड़ा राइट दे दिया गया है, ठीक है ना, रेक्टिफिकेशन का। इंडिविजुअल कैन रिक्वेस्ट करेक्शन ऑफ एनी इनएक्यूरेसीज इन देयर डेटा। तो अगर आपके डेटा में कुछ चेंजेस हैं तो आप उसको जाके बैंक को बता के और आप उसको चेंज भी करा सकते हैं। वैसे पहले भी ये था, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि बहुत नया सा लेकर आए। इसके नेक्स्ट वाला जो है वो नया सा है, और इसमें बस थोड़े से इसमें चेंजेस जरूर करे गए। इनएक्यूरेट डेटा कैन लीड टू डिले और रिजेक्शन। अब अगर मान लो बैंक के पास आपका कोई डेटा जो है ना इनएक्यूरेट है, या फिर मान लो कि ना या फिर उसके अंदर कुछ ऐसा चेंजेस है जो शायद आपके सिविल रिकॉर्ड के ऊपर, या फिर मान लो कि आपके किसी और चीज़ों के ऊपर फर्क पड़ेगा, तो उस कंडीशन में आपकी काफ़ी सारी चीज़ें जो है डिले हो सकती है या फिर रिजेक्ट हो सकती है। फॉर एग्जांपल एन इनकरेक्ट एड्रेस ऑन फाइल कैन डिले लोन अप्रूवल। अगर मान लो आपका एड्रेस ही गलत है आपके बैंक रिकॉर्ड्स के अंदर, तो उस कंडीशन में आपका लोन अप्रूवल जो है ना वो डिले हो सकता है। आपको पहले अपडेट कराना पड़ेगा। ऐसे अगर आप अपडेट नहीं कराओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर आपने अपडेट नहीं कराया और मान लो आपने लोन के लिए अप्लाई करा है, तो अगर वेरिफिकेशन वगैरह होगा तो उस कंडीशन में आपका रजिस्टर्ड एड्रेस कुछ और है, तो पहले अपडेट कराए, तो वो क्या होता है कि ना आपको उसमें डिले हो जाता है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू द RBI रिपोर्ट 7% ऑफ अ लोन एप्लीकेशन इन 2022 वर डिले ड्यू टू द डेटा डिस्क्रिपेंसी। तो भाई देखो RBI ने क्या कहता है, RBI ने बोला कि 2022 के अंदर 7% लोन एप्लीकेशन इसलिए डिले हुई। उसका रीजन यही था कि भाई डेटा जो बैंक के पास डेटा है और एक्चुअल जो कस्टमर डेटा है ना, वो दोनों मिसमैच हो रहा है, वो मैच नहीं कर पा रहे। या फिर मान लो कि कभी कस्टमर ने अपना कुछ चेंज कराया और यहाँ पे चेंज कराना भूल गया, उस कंडीशन में काफी सारे इंफॉर्मेशन जो डिले हो गया। अब इसके बाद सबसे बड़ा राइट जो दे दिया गया है, जो पहले नहीं था, ये हमारे डेटा प्रोटेक्शन बिल के अंदर दिया गया है, राइट टू इरेजर। भाई ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या मैं किसी बैंक को डायरेक्ट कर सकता हूं कि बॉस मेरा डेटा जो आपके पास स्टोर है आप उसको डिलीट करें? यस, नाउ इट इज पॉसिबल। और कैसे आप ये चेक करें कि आपका डेटा कहां का है? और ये सिर्फ स्पेसिफिकली बैंक के लिए नहीं है, पर आप किसी कंपनी को भी ये बोल सकते हैं कि भाई मैं DPDPA एक्ट के तहत बोलना चाह रहा हूं कि भाई मेरा डेटा जो आपके पास स्टोर कर रखा है आपने इसको रिमूव करें। अभी मैं दिखाने वाला हूं कि आपका डेटा इंटरनेट पे कहां कहां फ्लोट कर रहा है और कौन कौन से हैकर्स के हाथों में लगा हुआ है। वेट करिए, एंड में दिखाऊंगा पूरा। जिनको 1-to-1 कोर्स करना गाइस, हमारे साथ में फॉर्म दे रखा है मैंने ऊपर चैट बॉक्स में, जाके आप भर सकते हैं 1-to-1 कोर्स करने के लिए। सब्सक्राइब कर देना भाई ऐसे बढ़िया से कंटेंट को लेकर आने के लिए, ठीक है। इंडिविजुअल कैन रिक्वेस्ट, अब देखो यहाँ पे देखा है इंडिविजुअल कैन रिक्वेस्ट डिलीटेशन ऑफ देयर डेटा। मतलब कि अगर मैं चाहता हूं कि भाई मेरा डेटा बैंक स्टोर ना करे जस्ट बिकॉज ऑफ माई प्राइवेसी रीजंस, हो सकता है कि आप कोई बड़ी अच्छी पोजीशन पे या फिर आप अपने प्राइवेसी को लेके कंसर्न है, तो आप बेसिकली बैंक को डायरेक्ट कर सकते हैं कि बॉस मेरा डेटा जो है आप डिलीट करें इफ इट्स नो लॉन्गर नीडेड, ठीक है ना, अगर वो जरूरत नहीं है। बैंक कस्टमर कैन रिक्वेस्ट द बैंक टू इरेज दैट डेटा आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट
बैंक अकाउंट, मतलब ऐसा नहीं कि मेरा अकाउंट खुला हुआ है और मैं बोल रहा हूँ कि डेटा मेरा डिलीट कर दो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। अगर आप उस बैंक से अपना अकाउंट जो है बंद करवा रहे हैं तो उस कंडीशन में अब बैंक को कोई राइट्स नहीं है आपके डेटा को स्टोर करने का, तो उस कंडीशन में आप इसको बोल सकते हैं। अब जब आप बोलेंगे तब वो करेगा, ऐसा नहीं कि वो सारे कस्टमर डेटा डिलीट करना शुरू कर देगा, क्योंकि गेटिंग द कस्टमर डेटा इज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि उससे उनका बिजनेस चल रहा है। अगर उनके पास कस्टमर डेटा ही नहीं होगा तो वो कुछ लॉन्च करेंगे तो वो कैसे अप्रोच करेंगे कस्टमर को, तो इसलिए उनकी बिजनेस के लिए भी बहुत जरूरी है, इवन आपके लिए भी जरूरी है। कुछ नया अपडेट आता है, जैसे मान लो क्रेडिट कार्ड मिल रहा है आपको या फिर कोई और सर्विस आपको अवेल करनी है, तो बैंक के पास है और आपको दे ही नहीं पा रही होगी, आपकी इन्फॉर्मेशन ही नहीं, तो दोनों पार्ट पे ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। पर अगर आपको लगता है कि मेरा प्राइवेसी लीक हो रहा है या ब्रीच होने वाला है, फिर कोई बैंक ऐसा है जो अपनी सिक्योरिटी में बहुत काम नहीं करता, तो अगर आपका अकाउंट भी उस बैंक में, तो यू कैन आस्क देम टू डिलीट योर डेटा, ठीक है ना। अब डीपीडीपी इंट्रोड्यूसेस द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा फिड्यूसरी विच अप्लाइज टू बैंक दैट कलेक्ट्स एंड प्रोसेस पर्सनल डेटा। अब ये जो चीज़ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पहले ये चीज़ नहीं थी और ये उनके लिए लागू है, जैसे मान लो जो भी कंपनीज या बैंक्स स्पेशली आपके पर्सनल डेटा को स्टोर करती, प्रोसेस करती है। कई बार आपने देखा होगा कि बैंक या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बोलती है क्या क्या डिटेल चाहिए आपको, कि ना सर मुझे आपके यहाँ पे अप्लाई करने के लिए ये डिटेल सबमिट करनी पड़ेगी, तो कई बार उस डिटेल का राइट यूज़ भी नहीं है, तब भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं, हम रखेंगे अपने पास। तो अब जो चीज़ है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पहले तो कंसेंट होना चाहिए, कंसेंट फ्रेमवर्क जो है ये एक बनाया जाना चाहिए बैंक की तरफ से, जिसमें क्लियरली इंस्ट्रक्शन हो कि भाई हम आपका डेटा कैसे लेने वाले हैं और कैसे इसको प्रोसेस करने वाले हैं। पहले ये चीज़ है ना, ऐसा था डाइसी कंडीशन में था, कराओ तो कराओ, नहीं कराओ तो नहीं कराओ, पर वैसे कराते थे, ऑब्वियसली बात है। पर अब ये कि अब ये मस्ट हो गया कि आपने जो उसमें लिखा हुआ है ना वैसा ही होना चाहिए। तो बैंक मस्ट क्लियरली and obtain clear and informed consent from the customer before processing their personal data। आपकी डेटा को प्रोसेस करने से पहले बैंक जो है एक क्लियर स्टेटमेंट आपसे साइन करवाएगी। फॉर इंस्टेंस, अ बैंक नीड एक्सप्लिसिट कंसेंट बिफोर रनिंग क्रेडिट वर्थनेस चेक ऑन योर लोन एप्लीकेशन। तो भाई आपके लोन एप्लीकेशन पे अगर आप क्रेडिट उसको सिविल रिकॉर्ड वगैरह चेक करना है तो उसके लिए भी उसको आपका रिटर्न कंसेंट चाहिए होगा। उसके अलावा डेटा मिनिमाइजेशन, भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट है और ये शायद इसकी वजह से जो डेटा का मिसयूज है ना वो काफी हद तक कम होने वाला है, ठीक है ना। बैंक कैन ओनली कलेक्ट दैट डेटा असेंशियल फॉर दैट स्पेसिफाइड पर्पस। तो अब यहाँ पे क्या है कि ना बैंक सारा डेटा कलेक्ट नहीं करेगी, जो उसको अपने प्रोसेस के लिए जरूरी है सिर्फ उसको उसी को ही कलेक्ट करना पड़ेगा, अन्य से डेटा स्टोर करना हटाना पड़ेगा। दे डू नॉट कलेक्ट इररेलेवेंट डेटा, कोई भी डेटा वो चाहे कलेक्ट करना तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो आपके प्रोसेस, अगर आप अकाउंट खुला रहे हैं, अकाउंट खुलाने में अगर ये रिक्वायर्ड है तो ही आपको देना है। अगर बैंक चाहती है कि नहीं मेरे फर्दर प्रोसेस के लिए रखना, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते अब आप। फॉर एग्जांपल, अ बैंक असेसिंग अ लोन एप्लीकेशन डज नॉट नीड टू कलेक्ट द कस्टमर रिलीजन, कि भाई कस्टमर के रिलीजन से क्या मतलब आ रहा है आपको। अगर आप लोन प्रोसेस करा रहे हैं, आप मेरे पैन कार्ड देखें, आप मेरे बैंक स्टेटमेंट देखें, मेरी इनकम प्रूफ देखें आप, ठीक है ना, आपके जो एग्जिस्टिंग लोन आपके चल रहे हैं तो उसके बारे में डिटेल ले सकते हैं, पर आपको मेरे रिलीजन जानने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये चीज़ के लिए अब बना कर दिया गया कि आप ये जान नहीं सकते। इवन डेटा सिक्योरिटी जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। डेटा सिक्योरिटी पहले लोग दिखते थे पर इतना दिखते नहीं थे, क्योंकि इसलिए तो बहुत सारे डेटा ब्रीचेस हो गए। तो बैंक मस्ट इंप्लीमेंट रोबस्ट सिक्योरिटी मेजर्स टू प्रोटेक्ट पर्सनल डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस और ब्रीचेस एंड लीक। सो अब बैंक्स को चाहते ना चाहते वे भी एक अच्छा रोबस्ट साइबर सिक्योरिटी मेजर्स जो है इंप्लीमेंट करना पड़ेगा बाय कंडक्टिंग सम ऑडिट्स। आपको एनक्रप्शन एनफोर्स करने पड़ेंगे, सॉक होता है, एक्सेस कंट्रोल्स होते हैं, बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं जिनके थ्रू जो बैंक से अपने डेटा ब्रीचेस को बचाती है और अनऑथराइज्ड एक्सेस को बचाती है। तो उस चीज़ के लिए अब उनको अपने कदम उठाने पड़ेंगे और उनको सिस्टम्स एक डेवलप करना पड़ेगा। अब देखो क्या होता है, बड़े बैंक्स तो अफोर्डेबल कर सकते हैं इस चीज़ को, छोटे बैंक अफोर्डेबल नहीं कर सकते, तो उसके लिए उनको कुछ ना कुछ अपना मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए ताकि वो आइडेंटिफाई कर सके कि नेटवर्क में कोई वल्नरेबिलिटीज तो नहीं है, डेटा लीक तो इवन इसमें जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि भाई डेटा सिक्योरिटी के लिए भी बैंक्स को काफ़ी काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। जहाँ पे पहले कम काम करते थे अब और ज़्यादा करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। इवन सर्ट ने 2023 की अगर आप बात करें कि 2023 के अंदर सर्ट ने इवन खुद ने एक ना एडवाइजरी जारी करी थी जिसमें बोला गया था कि अगर मान लो आपका साइबर अटैक होता है तो उस कंडीशन में आपको हमें इन्फॉर्म करना ही ज़रूरी है। इन 2023 द सर्टेन जो है हमारा कंप्यूटर इमरजेंसी इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, इसका काम क्या होता है, रेगुलरली एडवाइजरी जारी करना इंडिया के ऊपर होने वाले साइबर थ्रेट्स के बारे में यूजर्स को, कंपनीज को इंडिकेट करना, ठीक है ना। और इस बताया था कि ना आपका जो 30% राइज हुआ है कि इसमें साइबर अटैक टारगेटिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे ज्यादा साइबर अटैक्स हुए और इसमें 30% आउट ऑफ ओवरऑल
30% जितने भी जो साइबर ब्रीचेस के अंदर, साइबर अटैक्स के अंदर जो इंडस्ट्री आई है वो है आपका फाइनेंशियल सेक्टर। तो इसलिए बैंक्स को स्पेशली काम करने की बहुत ज़रूरत है। सो डीपीडीपीए एक्ट के तहत बेसिकली आप गाइड कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कि आपके डेटा के प्राइवेसी के ऊपर उन्होंने क्या काम कर रखा है। इवन कोई भी कंपनी को आप डेटा कलेक्ट करने से पहले उसको आपसे कंसेंट लेना पड़ेगा, रिटर्न कंसेंट लेना पड़ेगा, प्लस साथ में डेटा को मिनिमाइज करना पड़ेगा। उतना ही डेटा ले सकते हैं जितना एक्चुअल में रिक्वायर्ड है, सारा डेटा नहीं एक्सेप्ट करेंगे, मतलब कोई भी सारा डेटा ही ले ले ऐसा जरूरी नहीं है अब उनके लिए। उसके अलावा उनको अपने डेटा को कैसे इंपॉर्टेंटली सिक्योर करना है उसके ऊपर भी उनको काम करने की काफी जरूरत है। तो ये डेटा जो हमारा डेटा प्राइवेसी बिल था, इसकी वजह से अब काफी सारे डेटा ब्रीचेस जो है रुक जाएंगे। अब दिखाता हूं मैं आपको कि अगर आपका डेटा कहीं पे लीक हो रहा है तो आपके पास ये अवस्थ का एक वेबसाइट आप कर सकते हैं यूज, ठीक है ना। तो ये अवस्थ की एक वेबसाइट मैंने आइडेंटिफाई करी थी जिसको आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप जाके अपना ईमेल आईडी डालें, बस ईमेल आईडी डालने के बाद आप जैसे सब चेक नाउ करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके मेल के ऊपर ये ना लिस्ट भेज देगा और उसमें दिखा देगा कि भाई आपके जो डेटा है ना वो कहाँ कहाँ लीक हो रहा है। तो मैंने देखा तो यहाँ पे एक शिक्षा गुरु करके है और 000 वेब होस्ट, काफी सारे लोगों ने बनाया होगा, तो इसके ऊपर डेटा मेरा लीक हो रहा था, ठीक है। तो अपन ने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई हाँ ठीक है, ये 2 वेबसाइट पे मेरा डेटा लीक हो रहा है। अगर ये 2 वेबसाइट आपके कंट्रोल के अंदर है या फिर आपके जान पहचान के अंदर है, मतलब कि जहाँ पे आप मेल वगैरह भेज सकते हैं और वो दे रिवर्ट ऑन इट, तो आप उनको भेज के आप ना इसके बारे में भी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है ना। और अगर आपने ऐसे कोई पासवर्ड आपने इन वेबसाइट पे यूज कर रहे होंगे जो आपके कॉमनली आपके दूसरे यूजर्स पे, दूसरे अकाउंट्स पे भी होंगे, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा उसको आज के आज चेंज कर ले, वरना हैकर बहुत जल्दी आपके अकाउंट तक पहुंचने वाला। अब ये डेटा कहाँ पे अवेलेबल होता है, इस डेटा को अगर मुझे प्लेन टेक्स्ट में देखना, अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए डिटेल में कि तपन भाई ये बताओ ना कि डेटा जो मेरा जो लीक हुआ है ये कहाँ पे अवेलेबल है और उसको जाके मुझे कैसे डाउनलोड करना है, कैसे चेक करना है, अगर आप बोलेंगे तो मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो लेकर आ जाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो मेरी अगर बोलोगे तो मैं इस पर लेकर आऊंगा, ठीक है ना। इसके अलावा एक और चीज 1-to-1 कोर्स करने के लिए भाई मैंने ऊपर फॉर्म दे रखा है, जाके आप भर सकते हैं। उसके अलावा थैंक यू सो मच, 1 लाख सब्सक्राइबर आप लोगों ने कंप्लीट करवा दिया, हमारे काफी सपोर्ट करा, काफी शेयर करा, काफी लोगों ने सब्सक्राइब करा। थैंक यू सो मच एवरीवन कि ना आपने इतना सपोर्ट करा हम लोगों को हमारे वीडियो, हमारे इस पूरी यूट्यूब की जर्नी में और 1 लाख कंप्लीट कराने में। ऐसे ही बहुत शानदार कंटेंट आप लोगों के लेकर आते रहेंगे। जल्दी प्रैक्टिकल वीडियोस और आएंगी। थोड़ा सा एक बार मैं यहाँ से बैंगलोर से वापस कोटा चला जाऊँ तो फिर वापस आपके प्रैक्टिकल वीडियो आना शुरू हो जाएगी। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, शबा खैर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।